सो जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे सारे बच्चे, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एसबी क्लासेस में। दोस्तों ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका भी हमने टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर कवर कर रहे हैं जो कि है ग्रेविटेशन। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए फटाफट चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन एंड इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू देता हूँ चैप्टर के अंदर होने क्या वाला है। देखो चैप्टर का जो नाम का मतलब है ना, हम ये अभी थोड़ा अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, बाकी अभी हम समझते हैं चैप्टर में होने क्या वाला है। सो दोस्तों इमेजिन करो, मान लो आपने कभी भी, जैसे मान लो मैं मेरे हाथ में ये स्टाइलस है, अगर मैं स्टाइलस को उछालता हूँ तो ये कहाँ गिरता है? नीचे गिरता है। मतलब कि अगर आप कोई भी चीज़ को ऊपर उछालते हैं तो वो कहाँ आती है? बात में नीचे गिरती है। ठीक है भाई, तो मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो चीज़ है ये नीचे ही क्यों गिरती है? आपको नहीं पता होगा। और मैं दूसरा एग्जांपल आपको बोलता हूँ, जैसे आपको पता ही है कि भाई यहाँ पे क्या होता है, अर्थ एंड अर्थ के चारों ओर कौन रिवॉल्व करता है? भाई हमारा मून रिवॉल्व करता है। अब मेरा सवाल है कि भाई ये मून रिवॉल्व क्यों करता है? दोस्तों मान लो कि आप कभी एक रिवर पे खड़े हो, रिवर के पास मान लो यहाँ पे एक नदी बह रही है एंड यहाँ पे क्या एक ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर आप खड़े हो एंड आप ब्रिज में नदी में क्या मारते हो? पत्थर फेंकते हो। नदी में आपने एक पत्थर फेंका। जब आप पत्थर फेंकोगे तो आप देखते हो कि जो पत्थर है वो पानी के अंदर डूबता चला जाता है। एंड मैंने बोला आपको, अगर फोम का कोई भी थर्माकोल का पीस फेंको, थर्माकोल का पीस फेंकते हो तो वो क्या होता है? पीस नहीं डूबता। तो अब एक पत्थर डूब जा रहा है, जो हमने थर्माकोल डाला है वो डूब नहीं रहा। अब मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो प्लीज़ इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये सारे सवालों के जवाब हमें इस चैप्टर के अंदर मिलने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहली बात, चैप्टर की स्टार्ट होती है, कहानी स्टार्ट होती है न्यूटन सर से। कहाँ से स्टार्ट होती है? न्यूटन सर से। तो एक बार ऐसा कहानी में बताया जाता है कि न्यूटन सर एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके ऊपर क्या गिरता है? एक सेब पेड़ के नीचे से टूट के गिरता है। तो अब उन्होंने ये दिमाग लगाया कि भाई ये पेड़ से सेब टूट के नीचे गिरा है तो क्यों गिरा है? पेड़ ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा? दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए फटाफट मैं आपको एक दो चीज़ें बता रहा हूँ पुराने चैप्टर्स की, उस पर ध्यान रखना क्या है क्या नहीं। देखो हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 7, जिसके अंदर हमने पढ़ा क्या? मोशन। क्या पढ़ा? मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट में मोशन क्या होता है। इसके बाद हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 8 क्या होता है। चैप्टर 8 में हमने पढ़ा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। एंड अब चैप्टर नंबर 9 हम क्या कर रहे हैं? अपना स्टार्ट कर दिया। सो दोस्तों आपको ना एक चीज पता लग गई होगी कि भाई कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में क्यों आता है, मोशन का कारण कौन होता है, मोशन का कॉज कौन होता है। मतलब मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो वो किस वजह से आता है? वो आता है फोर्स की वजह से। क्योंकि आपको पता है देखो फोर्स से कुछ इफेक्ट होते हैं, फोर्स की मदद से आप कुछ 5 इफेक्ट टोटल कर सकते हो। 5 की बात नहीं कर रहे हैं, बस जनरल बात करता हूँ कि आप फोर्स की मदद से क्या कर सकते हो। फोर्स की मदद से भाई आप कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। मान लो अगर वहाँ सामने से कोई भाग के आ रहा है, आपने उसको दे थपेड़ा मार दे तो क्या होगा? उसकी डायरेक्शन भाई चेंज हो जाएगी। सो पहला इफेक्ट तो ये होगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? एक चलते हुए बंदे को, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम उसको क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। मान लो कोई भागता हुआ आ रहा है, उसको पकड़ लिया तो क्या होगा? फोर्स की वजह से क्या हो गया? रुक गया। और किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं? कहीं हम मोशन में लेके आ सकते हैं। इसका मतलब बेसिक सा बोलूँ तो फोर्स क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आ रहा है तो वो किसी वजह से आ रहा है, फोर्स की वजह से। तो इसलिए बोला जाता है मोशन का कॉज कौन है? फोर्स है। क्या है मोशन का कॉज? फोर्स है। तो दोस्तों इसी तरीके से जब न्यूटन सर नीचे बैठे थे ना भाई पेड़ के, तो उनके सर पे से क्या गिरा? एक एप्पल गिरा। पेड़ के ऊपर से क्या गिरा? एप्पल गिरा। एप्पल नीचे की तरफ गिरा तो उन्होंने यार हल्का थोड़ा सा दिमाग लगाया। उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि भाई ये रहा पेड़, मैं मान लो पेड़ बना रहा हूँ, ये रहा भाई पेड़, यहाँ पे न्यूटन जी क्या लगी है? चेयर लगी है भाई, और यहाँ पे न्यूटन साहब क्या हो रखे हैं? लेटे हैं भाई। ठीक है, और यहाँ से एक पेड़ की डाली समझ लो कुछ इस टाइप की होगी भाई। यहाँ से क्या हुआ? एक सेब क्या हुआ? टूट के नीचे गिरा। जब सेब नीचे गिरा तो न्यूटन जी ने दिमाग लगाया कि भाई ये सेब नीचे गिरा है, मतलब ये सेब पहले रेस्ट में था, अब किस में आ गया? मोशन में आया। सेब किसके अंदर आया? मोशन में आया। अब भाई जब ये सेब मोशन में आएगा तो मोशन में क्यों आएगा? जब इसके ऊपर क्या काम करेगा? फोर्स काम करेगा। जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। तो इसका मतलब इस सेब पे जनरली कोई ना कोई क्या लगा है? फोर्स लगा है। अब ये सेब धरती की तरफ गिरा है तो इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई ये जो फोर्स होगा ये किसके द्वारा लगा गया होगा? अर्थ के द्वारा लगाया गया होगा। किसके द्वारा लगाया होगा? अर्थ के द्वारा। अब दोस्तों न्यूटन साहब क्या करते हैं? याद करते हैं कि भाई
अगर धरती ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है, मतलब धरती ने क्या करा है, इसको शेप को अपनी ओर खींचा है, तो हमने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है कि हर एक मोशन का क्या होता है, एक अपोजिट फोर्स होता है, मतलब हर एक एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन मिलता है। अगर धरती ने इस पे एक फोर्स लगाया है तो क्या होगा, इस सेब ने भी तो धरती पे एक और फोर्स लगाया होगा, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन। ठीक है भाई। सो न्यूटन साहब क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं कि भाई अगर यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे सेब है, तो अगर धरती ने इस सेब को अपनी ओर खींचा है तो इस सेब ने भी तो धरती को अपनी ओर खींचा होगा, बट धरती तो मूव कर ही नहीं, सेब ही मूव करा। सो इस चीज का भी इन्होंने आंसर लगाया कि भाई हमने पढ़ा है कि फोर्स बराबर कितना होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, सेकंड लॉ के हिसाब से पढ़ा है हमने। तो इससे हमें पता लगता है कि भाई मास बराबर कितना होता है, फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। जब मास को ले रखो एक्सीलरेशन नीचे चला जाएगा, तो मास बराबर कितना होता है, एक्सीलरेशन। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि भाई एप्पल का मास क्या है, बहुत कम है। एप्पल का मास क्या है, बहुत कम। अगर मास कम होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसीलिए सेब क्या होता है, मूव करता है। और अर्थ का मास क्या है भाई, बहुत ज़्यादा है, तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा भाई, अर्थ का एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ। अगर मास बहुत ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, बहुत कम होगा। तो इसलिए अर्थ का एक्सीलरेशन क्या होता है, बहुत कम होता है, इसीलिए अर्थ मूव नहीं करता। उन्होंने एक सिचुएशन ये वाली इमेजिन करी, और दूसरा इन्होंने काफ़ी सारी सिचुएशन को क्या करा, इमेजिन करो, और काफ़ी सारी रिसर्च करी इनके ऊपर कि भाई कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, मतलब कोई ना कोई एक फोर्स इन पे काम कर रहा है। तो उन्होंने लास्ट में कंक्लूड करा कि भाई जितनी भी चीज़ें हुए आसपास में, मतलब उन्होंने सारी रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक लॉ दिया, अपना क्या दिया, एक लॉ दिया, जिस लॉ को उन्होंने नाम दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का उन्होंने नाम दिया। अब ये होता क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको समझना भाई, ध्यान से सुनना दोस्तों। बहुत सिंपल है और एग्जाम में ना मार्क कर लो भाई, क्योंकि पेपर में ना हमेशा आता है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आ सकता है, कहीं पे डेफिनेशन पूछता है, कहीं पे मैथमेटिकल प्रूफ भी पूछता है। मैं आपको दोनों कराऊंगा इस वीडियो के अंदर, प्लीज ध्यान से समझना और इसको याद करके चले जाना आज यहीं से। ठीक है भाई साहब, देखो क्या बोलता है क्या नहीं है। सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, न्यूटन सर बोलते हैं कि सीधी बात कि भाई इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट है, इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, मतलब इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, उसका एक ऑब्जेक्ट मान लेता हूं जिसका मास होगा क्या, m1, और दूसरा ऑब्जेक्ट होगा क्या, जिसका मास क्या मान लेते हैं, m2। हर एक ऑब्जेक्ट में से मैं 2 ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं पर्टिकुलरली, कि एक का मास है m1, दूसरे का मास क्या है, m2, और इनके बीच में क्या है, कुछ दूरी है। क्या है, इनके बीच में कुछ दूरी। ठीक है भाई, इनके बीच की दूरी है कितनी, d। सो इनका लॉ कहता है कि भाई इस ब्रह्मांड में हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है। फोर्स लगाता है मतलब अट्रैक्ट करता है। हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। कहां पर, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कहां पे अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर। हर एक ऑब्जेक्ट में भाई मैं भी आ गए, तुम भी आ गए, सबके सब आ गए। इसका मतलब अगर तुम्हारे घर में कोई 2 पर्सन है तो उनके बीच में भी क्या लग रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है। क्या कर रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है, जिस फोर्स को उन्होंने क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। इन्होंने बताया कि हर एक और हर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लगता है, एक ना एक फोर्स काम करता है, जो कि क्या होता है, डायरेक्शन में होता है। मतलब कि बोलूं तो ऐसे एक ऑब्जेक्ट m1 है, एक ऑब्जेक्ट क्या है, m2 है। m1 चाह रहा होगा कि m2 कहाँ आ जाए, उसके पास आ जाए, एंड m2 चाह रहा होगा कि भाई m1 कहाँ आ जाए, उसके पास आ जाए। तो लॉ समझते रहे। उन्होंने बोला कि इस ब्रह्मांड में हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, मतलब अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कैसे अट्रैक्ट करेगा, विद अ फोर्स। क्या अट्रैक्ट करेगा, विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के मल्टीप्लाई के। दोनों के मास के क्या होगा, मल्टीप्लाई के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। समझ आ रही बात, मतलब अगर मास दोनों का बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। मास कम होगा तो फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। ये बोला। दूसरी बात इन्होंने बोली कि वही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों का बीच का डिस्टेंस है d, तो इसी डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मेरी बात कान खोल के सुन लो भाई सीधे। क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या होता है, हिंदी में समझो पहले। बोलते हैं कि इस ब्रह्मांड में हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, विद अ फोर्स, एक फोर्स के साथ। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मास के मल्टीप्लाई के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/d² के, मतलब उसके डिस्टेंस के स्क्वायर। बात समझ आ रही है पक्की बात। ये अभी मैं सिंपल, तो मैं डेफिनेशन वाइज मैथमेटिकल चल रहा है भाई, ध्यान रखना, मैथमेटिकल प्रूफ चल रहा है। क्या चल रहा है,
मैथमेटिकल। एक डेफिनेशन वाइज आएगी, जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या हमारी डेफिनेशन, जो मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा वो क्या हमारा मैथमेटिकल प्रूफ। सो हर एक ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, एवरी ऑब्जेक्ट, अब इंग्लिश में, इन दिस यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। इस ब्रह्मांड में हर एक ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को आकर्षित करता है विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि वो बल सीधे समानुपाती होता है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के, एंड वही व्यस्त कर्णानुपात होता है किसके, दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के। ठीक है भाई, ये हो गया हिंदी में भी क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले अगर पेपर में आ गए तो सबसे पहले आपको लिखनी है पूरी की पूरी एक डेफिनेशन। जो डेफिनेशन मैंने बताई है उस पूरी डेफिनेशन को यहाँ पे लिखना है। ध्यान सुनना, एक बार लास्ट बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना, कान में डालो, याद कर लो क्लास में बैठे बैठे कि इन दिस यूनिवर्स every object attracts every other object with a force. In this universe every object attracts every other object with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square distance between them. अब देखो वो लिख लोगे। अब उसी लॉ को तो हमें मैथमेटिकल में लिखना है भाई, कि भाई जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली होता है किसके, m1 m2 के, और वही फोर्स इनवर्सली होता है किसके, 1/d² के, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब देखो एक इक्वेशन भाई हमारे को ये दिखाई दे रही है, एंड एक इक्वेशन हमारे को क्या दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है। अब दोनों इक्वेशन में देखो एफ दिखाई दे रहा है सर, तो क्या हम कंबाइन कर सकते हैं, तो यहाँ लिखना भाई कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो एफ ऐसे ही रहेगा, साइन ऐसे रहा, ऊपर क्या आ जाएगा m1 मल्टीप्लाई बाय m2 एंड नीचे आएगा d²। सो ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला बना, ये चल रहा है मैथमेटिकल डेरिवेशन। ध्यान सुनना भाई, तो यहाँ पे लिखा आ गया f प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन d²। अब भाई तुम ध्यान से देखो, तुम्हारे को फॉर्मूला दिखाई दे गया। अब भाई ये जो साइन है ना, ये तुमने ज़्यादा देखा नहीं है भाई 9th क्लास में। तो जो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आती तुम क्या करते हो, उसको हटा देते हो। अब भाई हम इस साइन को क्या करते हैं, हटा देते हैं, इस साइन को कर देते हैं, हटा देते। बट तुम्हें कौन सा साइन पसंद है भाई, तुम्हें एक ही साइन पसंद है, कौन सा, डंडे वाला, बराबर वाला। जब तुम इस साइन को हटाओगे तो तुम अपना कौन सा साइन लेके आओगे भाई, डंडे वाला साइन। अब मुझे बताओ, जब किसी एक चीज़ को हटाओगे तो उसके बदले कोई दूसरी चीज़ भी तो लेके आओगे ना। तो दोस्तों ध्यान रखना है, कभी भी जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को हटाते हैं तो हमें क्या लाना होता है, कांस्टेंट लाना होता है। क्या लाना होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, कांस्टेंट मतलब एक ऐसा नंबर लेके आना होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स होती है। सो इस बार जो हमारा कांस्टेंट आ रहा है उस कांस्टेंट का नाम है कैपिटल जी। क्या नाम है, कैपिटल जी। बाकी सब क्या रहेगा, वैसा ही रहेगा। दोस्तों ये है फॉर्मूला, क्या, किस चीज़ का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है उस फोर्स का जो हर ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, लगता है। दोस्तों F बराबर G m1 m2 अपॉन d²। G का मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ, जस्ट क्लियर, नेक्स्ट अभी थोड़ी सी देर में। पहले तो मेरे को बताओ कि F कौन सा, ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स है सर वो वाला फोर्स जो हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, लगता है। बात समझ आ रही है। तो फोर्स बराबर हो गया G m1 m2 अपॉन d²। बात समझ आ रही है। ये पूरा लिखना है। सबसे पहले डेफिनेशन एक बार रिवाइंड करके देख लेना, फटाफट लिख लेना कॉपी के अंदर। उसके बाद ये है मैथमेटिकल डेरिवेशन पूरा का पूरा। क्लियर हो रही है भाई बात। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। दोस्तों हमारा फॉर्मूला पड़ा है F बराबर G m1 m2 अपॉन d²। ठीक है भाई। अब देखो ये G क्या होता है दोस्तों, इस G को बोलते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो पहले मेरे को एक बात बताओ, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो क्या आएगा, कांस्टेंट। तो इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट तो इसलिए क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी के बाद हटाने के बाद आया, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल मतलब कि इसकी वैल्यू हर जगह क्या होती है, सेम होती है। हर जगह इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम। जो मैंने पहले ही बता दिया कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, देखो इसकी प्रॉपर वैल्यू तो होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये इसकी प्रॉपर वैल्यू होती है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसकी एक सिमिलर वैल्यू आप याद रख सकते हैं, जिसके बाद जैसे मैं बोलता हूँ 6, क्या बोलता हूँ 6 के बाद लगाओ पॉइंट। अब बताओ 6 के बाद क्या आता है, 7। कितना आता है 7, तो 7 लिख लिया। मल्टीप्लाई में 10 के बाद क्या आता है 11। बस याद रखना, एक बार प्लस का 7 आएगा, एक बार क्या आएगा माइनस का 11। 6 के बाद कितना आता है 7, तो 6.7। 10 के बाद क्या आता है 11, तो 10 की पावर -11।
और यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। दोस्तों आपको जो एसआई यूनिट है वो याद नहीं करनी। देखो अगर कभी एग्जाम में यूनिट ना, मतलब अगर वैल्यू ना दे रखी हो तो तुम ये वाली वैल्यू इस्तेमाल करोगे तो आंसर ज़्यादा गलत नहीं आता, मतलब थोड़ा बहुत मायने से फ़र्क रहता है। जिसको ये वाली वैल्यू दिमाग में रहती है वो ये वाली वैल्यू से करे, जिसको अगर याद ही नहीं है तो वो इस पे जा सकता है। सीधे बात कि 6.7 10 की पावर -11, इससे अभी आंसर हमारा ठीक आएगा। अब जो मैं बात कह रहा था, मैं कह रहा था कि इस ऐसा यूनिट को कभी भी याद नहीं करना है, कहीं भी कोई टीचर याद कराना याद नहीं करना, ये निकाली जा सकती है ऐसे यूनिट। कैसे, बस कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होती है वही दिमाग में रखनी होती है और बाकी यूनिट्स नहीं दिमाग में रखनी। देखो कैसे निकालना है भाई, फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। हमें निकालनी है G की एसआई यूनिट। क्या निकालनी है, G की एसआई यूनिट। दोस्तों जिसकी एसआई यूनिट निकालनी है उसको कर दो अकेला, उसको क्या कर दो अकेला, बाकी सारे को चीज़ों को इधर वगैरह फेंक दो। तो G की एसआई यूनिट निकालनी है तो मैंने बाकी चीज़ों को क्या करा, इधर फेंका। तो G बराबर डी स्क्वायर कहाँ चले जाएगा, F के ऊपर, m1 m2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएंगे, डिवाइड में। ये डिवाइड में था तो कहाँ चले जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो F मल्टीप्लाई पे कितना आएगा, डी स्क्वायर, और m1 m2 वहाँ चले जाएंगे नीचे। बात समझ आ रही है सबको। अब दोस्तों जिसकी एसआई यूनिट निकालनी है उसको छोड़ के बाकी सबकी आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे F की एसआई यूनिट क्या होती है, F को नापते हैं भाई न्यूटन में, सही है। D को डिस्टेंस को किस में नापते हैं भाई, मीटर में नापते हैं ना, तो मीटर का स्क्वायर। m1 को नापते हैं केजी में, मास नापा जाता है, केजी में 2 मास है तो क्या होगा, केजी मल्टीप्लायर बाई केजी, तो कितना आया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। दोस्तों ये है एसआई यूनिट जिस तरीके से आप निकाल सकते हैं किसकी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। दोस्तों इस वीडियो में बस हमें यही बात करनी थी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, एंड ओवरव्यू पूरा इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।